सीताराम टॉक्स विद प्रांशु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वार्तालाप श्रृंखला में हमारे जो मेहमान थे, हम उनके लिए अनजान थे, वो हमारे लिए अनजान थे, क्योंकि आज के जो मेहमान हैं वो परिक्रमा वासी हैं और उनका परिक्रमा का अनुभव, वो उनके विचार, उनकी अनुभव वो हमारे साथ साझा करेंगे। तो आप ये एपिसोड अंत तक जरूर देखिएगा। टॉक्स विद प्रांशु में आपका स्वागत है गुरु। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप ने मतलब नर्मदा परिक्रमा जो आपने कर रहे हैं, उसका विचार आपके पास कहाँ से आया है? पहली थिंकिंग कहाँ से थी कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए? जी मेरा नाम सामंत सिंह चौहान है। मैं रिटायर्ड फौजी हूँ और प्राइवेट सेक्टर में भी मैं विभिन्न पदों पर रहता हुआ यूनिट हेड के तौर पे, फैक्ट्री मैनेजर के तौर पे मैंने जॉब को जून 2023 में छोड़ा है और अभी अपनी पुश्तैनी जो ज़मीन है, कृषि है, उस पर मेरा फोकस है। कहाँ से हैं? मैं उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, प्रॉपर उज्जैन से? हाँ, उज्जैन के पास हमारा गांव है कोटलिया। अच्छा, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा। बाकी मेरा अधिकांश समय, क्योंकि मैंने जो फौज ज्वाइन करी तो मेरी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। 15 साल मेरा फौज का अनुभव रहा, 18 साल मेरा प्राइवेट सेक्टर का अनुभव रहा और अभी जून में मेरे जॉब से निवृत्ति ली है। तो कृषि कार्यों में तो लगे थे, पर कुछ अध्यात्म के क्षेत्र में जो मेरी उम्र करीब 55 के आसपास हुई, ऐसा लगा कि एक समय आया है कि थोड़ा अपने को आध्यात्मिक तौर पे कुछ राह पकड़नी चाहिए। और यदि अध्यात्म के अपन बहुत बड़े ज्ञाता तो हैं नहीं, तो मैंने 2019 में मेरे एक परिचित हैं, उनकी नर्मदा परिक्रमा यात्रा का समापन मैंने अटेंड किया था। और जब मैं मैया के तट पे नेमावर सिद्धेश्वर महादेव के जहाँ पर हैं, वहाँ जब मैं मैया के तट पे गया तो वहाँ का जो माहौल था और मैया के तट पे मुझे कुछ अजीब सा अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी नर्मदा परिक्रमा, मतलब एक जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा कि भाई इतनी लंबी यात्रा है और इंसान क्यों कर रहा है, क्या कारण है, मैया के प्रति जिज्ञासाएँ बढ़ी। और फिर यूट्यूब पे मैं कई वीडियोस वगैरह भी देखा, उससे भी प्रेरित हुए। और अध्यात्म तो है ही सही, अध्यात्म के अलावा एक एडवेंचरस यात्रा भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आपको काफ़ी सारे हर तरह का उसमें वो है, क्या बोलते हैं, हर तरह का आपको अनुभव मिलता है। कोई आप उसको सिर्फ आध्यात्मिक नहीं कह सकते हैं, आध्यात्मिक के साथ साथ उसको आप एडवेंचर से भी जोड़ सकते हैं। उसको आप मतलब कई स्वरूप हैं उस यात्रा के। आपको क्या पसंद आ रहा है वो उसको व्यक्ति पर निर्भर करता है। किसी को यात्रा में आया है तो उसके लिए एडवेंचर प्रायोरिटी होता है, किसी के लिए आध्यात्मिक प्रायोरिटी होता है, किसी के लिए हो सकता है कि वो अपने निजी जीवन में कई समस्याओं से जूझ रहा हो और मैया की शरण में इस उद्देश्य से आया हो कि भैया मेरी समस्याओं का समाधान मैया की शरण में, मतलब वो स्पिरिचुअल जर्नी हो जाती है। और मैया किसी को निराश नहीं करती है। आप उसको यात्रा के जो अभी 3.5 महीने के आसपास हो चुके हैं हमारे, और करीब 4 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं, यात्रा क्या संदेश देती है ये यात्री को समझना है। ये इस यात्रा से आपको क्या क्या संदेश मिले, ये समझने वाला ही समझ पाता है, हर कोई नहीं समझता। तो यात्रा कई संदेश देती है। सबसे पहले तो जब यात्रा प्रारंभ होती है तो आप अपना एक पर्टिकुलर एक बैग होता है, जो उस बैग के अंदर आप अपनी ज़रूरत के सभी सामान उसमें रखते हैं। तो आपकी ज़रूरतें क्या है कि आप इस यात्रा से पहले एक आपकी ज़रूरतें काफ़ी होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। मतलब कंफर्ट जोन में रहता है, तो वो कंफर्ट जोन के हिसाब से ही अपनी यात्रा की तैयारी करता है। हाँ, कि टूथपेस्ट ऐसा होना चाहिए, सिर में डालने का तेल ऐसा होना चाहिए, मालिश के लिए ऐसा तेल होना चाहिए, ठंड लगेगी तो
बिस्तर ऐसा होना चाहिए और चादर ऐसी होना चाहिए, और तरह तरह की वो तैयारियां करके, और जब वो बैग उठाता है और जब चलता है, और शुरुआती दौर में जब उसका पहला ही दिन होता है, तो उसे आभास होता है कि अरे यार, एक का जो वजन है वो तो काफ़ी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसको आभास होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ज़रूरी समझ के लाया हूँ, पर वो बहुत सारी चीज़ें यूजलेस है। तो सबसे पहला सबक तो यही मिलता है कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी यूजलेस और जिन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, उसको भी ढोते रहते हैं आप जीवन में अपने, है ना, जबकि उसके बिना भी आपका काम चल सकता है। और ये यात्रा समझाती है कि ये जो भी सामान आपने संग्रह कर रखा है, आपसे ज़्यादा नीडी दूसरे भी हैं, तो बेटर है कि आप जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको ये चीज़ें आप बांट दें और आप अपने आप में थोड़े हल्के हों। और जितना आप हल्के रहेंगे, जितना आपके पास एक जगह जगह कहीं लिखा रहता है ना कि भाई यात्रा में जितना कम सामान होगा उतना आपकी यात्रा आरामदायक और सुकूनदायक होगी। तो आपकी जीवन के अंदर भी आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो तरह तरह की जो एक्सपेक्टेशन हो, हाँ, जो जैसे भोग विलास की चीज़ें हैं, हाँ। उनका संग्रह करते हैं। ऐसा होना चाहिए, कमरों में एसी होना चाहिए, कूलर भी होना चाहिए, पंखा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम चीज़ों में आपका जीवन गुजर सकता है, और वो ये यात्रा आपको संदेश देती है कि आपको बहुत एक लिमिटेड चीज़ों की आवश्यकता है। और एक और संदेश ये मिलता है कि आप हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि यार जैसे यात्रा में चल रहे हैं, यात्रा में चल रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ चलने पे और माता मैया के स्मरण में रहना चाहिए। दोपहर में कहाँ भोजन मिलेगा, शाम को कहाँ रहने और सोने की व्यवस्था मिलेगी, कल क्या होगा, ये सब चीज़ें यात्री नहीं सोचता। यात्री वर्तमान में जीता है। पद यात्री जो है वो वर्तमान में जीता, उसे मैया के ऊपर इतना भरोसा हो जाता है कि उसे मालूम है कि मुझे भोजन के समय में भोजन मिलना ही है, मैया की शरण में है। शाम को रहने की, सोने की, खाने की जो व्यवस्था है वो निश्चित मिलनी है। तो हम अपने जीवन में क्या है, हमेशा आशंकित रहते हैं, आज को नहीं जी पाते हैं, अपन कल की चिंता करते हैं, अपन परसों की चिंता करते हैं। तो ये यात्रा अपने को ये संदेश देती है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो और वर्तमान में जियो। कल क्या होने वाला है, कल की व्यवस्था कैसे होगी। इंसान का अधिकांश समय कल की चिंता में ही बीत जाता है, वर्तमान को जी नहीं पाता है। और इस यात्रा को जब आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आज तो अच्छा है ही सही, कल भी अच्छा होगा, परसों भी अच्छा होगा, तो कोई समस्या है ही नहीं। आप जो भी समस्या इमेजिनरी आपके दिमाग में आ रही है, वो सिर्फ एक आपके दिमाग का एक लोचा है कि भाई आप स्वयं उसको क्रिएट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर मैया क्या है कि मैया कल्प वृक्ष, मतलब आप मैया से सकारात्मक तरीके से संवाद करेंगे और आप पॉजिटिव वे में चलेंगे तो आपका सब कुछ पॉजिटिव होगा, है ना। और इसके ऊपर एक किताब भी आई है रोंडा बंस की, जो सीक्रेट है कि प्रकृति वैसी ही चलती है जैसे आप तुम्हारी सोच होती है। आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके साथ जो भी कुछ घटना घटेंगी वो सकारात्मक रहेंगी। आप यदि नेगेटिविटी से घिरे हुए हो तो आपके साथ में आपने सोचा है कि अरे मेरे साथ तो ऐसा ऐसा होने जा रहा है जो कि नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव ही होगा, क्या। तो इस यात्रा के अंदर अभी तक हमारा जो सोचने का जो तरीका है वो बदल ही चुका है कि हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। मतलब नेगेटिविटी जो है वो कोसों दूर जा चुकी है, और मैया के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास हो गया है कि भैया मैया हमारे साथ हो, हमारी हर तकलीफ का निवारण मैया के पास है। आपको सिर्फ अच्छा ही सोचना है, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। आप दोनों सोलो कर रहे हैं या फिर आपके साथ भी और कोई है? सोलो ही है मतलब। इन्होंने जो बोला, हाँ। मेरा वही सोच है, आपका अनुभव भी सही है? सेम है। खाली मेरा क्लास कर सकता हूँ, माइनस नहीं कर सकता एक के बाद। हाँ, तो बताइए आपका। क्लास पॉइंट ये है कि आप
बिना सोचे समझे अब कुछ भी मैया के भरोसे पे कर सकते हो। सुबह उठो और मैया का भरोसे नाम लो और चलते पड़ो, कोई भी काम करो, मगर काम ऑनेस्टली होना चाहिए, हाँ लोकहित में होना चाहिए, तो आपको पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप कर सकते हो। मैं जब बाहर निकलता हूँ, नींद से उठने के बाद निकलता हूँ, तो मैं सब लोग निकलते हैं 5:30 5 बजे निकल जाते हैं, मैं 7 बजे उठता हूँ, 7 10 11 15 में मैं निकलता हूँ और मुझे पता होता है कि मुझे सब कुछ मिलेगा, मैं सबको आगे निकल दूंगा, क्योंकि मेरा खुद का घमंड नहीं बोल रहा है, माँ का ऊपर भरोसा, अटूट भरोसा। अटूट भरोसा। मैं खाली बॉम्बे, मैं आसाम का हूँ। हाँ आसाम, अच्छा, आप आसाम से? हाँ, मैं आसाम तिनसुकिया का हूँ, अच्छा तो बॉम्बे में मेरा कर्मस्थान है, मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, अच्छा तो मैं उधर फिल्म इंडस्ट्री क्या होता है वो बात की बात है, मगर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वो छोड़ के इधर आया खाली एक यूट्यूब चैनल के जरिए। अच्छा, आपका जैसे एक ब्लॉगर ने कुछ ब्लॉगिंग डाली थी नर्मदाई। हाँ, नर्मदा मैया के ऊपर, तो मैंने वो देखा, देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया कि 3 साल 3 महीना 13 दिन का ये कौन सा परिक्रमा है। हाँ, और मेरा इंडिया की एकमात्र ऐसी नदी तो नहीं कहना चाहिए, माँ है वो, माँ है, हाँ। जिसकी परिक्रमा की जाती है। जी, मतलब इनके अलावा गंगा और की कहीं यमुना कहीं का परिक्रमा मैंने सुना नहीं था। हाँ मैं खुद ही जानता था इतना साल से, मेरा भी 54 क्लास चल रहा है, तो मुझे पता नहीं था कि नर्मदा माँ का इतना बड़ा परिक्रमा, मैं खाली नर्मदा नदी का नाम से जानता था, अच्छा एक नदी है। हाँ तो बाद में जब पता चला तो मेरा उत्साह मतलब इतना बढ़ गया कि मैं उसी दिन ट्रेन पकड़ के मैं ओमकारेश्वर पहुंच गया। अगस्त में, अगस्त बारिश में, में। बस। बारिश में, तो बारिश चल रहा था। तो इनसे संपर्क कैसे हुआ? मैं अभी सुना नहीं। अभी आ रहा हूँ। अच्छा हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, मैं उस दिन गजानन आश्रम में गया, हाँ तो गजानन आश्रम से मुझे बोला कि आप अभी इस वक्त नहीं परिक्रमा कर सकते हो, क्योंकि ये दशहरा से स्टार्ट होता है, आप निकल जाओ। तो उसके बाद मैंने उसी दिन उसी रात मैं खंडवा गया, खंडवा से ट्रेन पकड़ा रात को, दूसरा दिन चला गया बॉम्बे। फिर दशहरा में मैं आ गया, परिक्रमा मुझे करना है, और मुझे ये था कि ये सुना था कि ये परिक्रमा में आपको कुछ लाना नहीं है, खर्चा होता नहीं है इसमें, और ये बात मैं दावे के साथ छाती ठोक के बोलता हूँ कि सचमुच खर्चा नहीं होता है, सचमुच खर्चा नहीं होता है। आप माँ ने इतना सारे इतने अच्छे व्यवस्था बना के रखा है, तो उसको कोई शब्द से बयान नहीं कर सकता। एक पैसा का खर्चा नहीं होता। मेरा ये कपड़ा, मेरा ये धोती, कमंडल, दंड जो होता है वो सब इधर से ही मिला है मुझे। तो चलो, मुझे तो परिक्रमा चालू किया 26 अक्टूबर से। 10-15 दिन के बाद इनसे थोड़ा संपर्क होता है, निकल जाता है, थोड़ा संपर्क होता है, निकल जाता है, फिर जुड़ता है, तो इनसे जुड़ गए, बाबा जी से। हाँ, बाबा जी से जुड़ गए। अच्छा, तो एक जगह पे ऐसा हुआ था कि पूरा सदाव्रत था, सदाव्रत था, तो बाबा जी और एक बाबा जी था, दोनों सोए थे, दोपहर के थे। तो मैं गया और 4-5 आदमी आ गए, तो बोला कि सदाव्रत है, बना के खाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, चलो मैं बना देता हूँ। बस उस दिन से इनके साथ फ्रेंडशिप हो गई। हाँ, मतलब मुझे आपका ये जो व्यवहार है या जो काम के प्रति एक जो पॉजिटिविटी दिखी लगन। यार, देखो 20 आदमी बैठा हुआ है, किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि चलो सदाव्रत मिल रहा है तो तुम बना लें, और ये आते से ही बोले कि मैं बनाता हूँ सबके लिए, तो थोड़ा मुझे पॉजिटिव लगा, ये बहुत अच्छा लगा कि बनने में थोड़ा दम तो है। हाँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी परिस्थिति में रहूँ,
हम इधर तपस्या करने के लिए आए, तपस्या करने के लिए आए। ये तपस्या स्थल ही है, मतलब परिक्रमा ये तपस्या स्थल है। तो हम तपस्या करने के लिए आए। माँ ने किस किस परिस्थिति में हमको रखेगा वो हमको एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम दिए आपने? हाँ दिया ना, अभी भी दे रहा हूँ और एग्जाम पास हो चुका हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा बताइए। एकदम खुले बोलता हूँ, मैं पास हो चुका हूँ। अच्छा, तो ये दो तीन रोज का पहले का बात है। एक जगह पे हम बैठे थे तो उधर सदाव्रत के लिए कम से कम दो ये सदाव्रत क्या होता है? सदाव्रत के मतलब आप जिस आश्रम में जाओगे उस आश्रम में आपको सब कुछ देगा आपको। हाँ। चावल आटा सब कुछ देगा, कच्चा राशन देगा? हाँ कच्चा राशन देगा, मगर आपको बना के खाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो उसने बोला कि ऐसे कम से कम 20-25 आदमी थे। तो उसमें से 3 आदमी बोला कि हम लोग नहीं खाएंगे। क्यों? उन लोगों का भोजन का मतलब भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। अच्छा, तो मैं क्या किया, 23 आदमी था, मैं 20-21 के लिए मैंने खाना बनाया। बनाते वक्त मैंने माँ को खाली याद किया था। मैंने बोला माँ खाना अच्छा हो और 1-2 जन अगर ज़्यादा आ जाए तो मैनेज कर देना। तो मैंने सबको खाना बांटा। लास्ट में मैंने खाया और इन्होंने ज़बरदस्ती दादा आप बैठो, दादा आप बैठो। और इनका रिक्वेस्ट में फेंकता नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, बैठ के खाना खा लिया। दूसरा दिन इन्होंने बोल रहा है कि वो जो 3 बंदा अब नहीं खाएगा बोला था, वो भी 3 बंदा बैठा था। अच्छा, देखो माँ का कितना चमत्कार है, सबको हो गया। तो ये तो परीक्षा था ना, इसमें मैं पास हो गया ना। यस सर। तो हाँ, सही बोला आपने। हाँ, और क्या बोलूँ आपको। ऐसा तो ढेर हर रोज का है, आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ, सही है। ऐसा हर रोज का है। अरे ये शरीर लेके ये चल रहा है 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर, ये तो और बड़ा है एक उदाहरण है। माँ का आशीर्वाद नहीं होगा तो चल पाएगा कोई? ये तो कोई नहीं चल इम्पॉसिबल। पाएगा। कितने किलोमीटर की यात्रा है? लगभग 35 36 30। अब मैं हम लोग शुरू किया 3500 था, से 3600 हाँ, के आसपास। 3600 सुना है 3600। 3600। अभी 3600 प्लस हो चुका है। अच्छा, 3600 प्लस हो चुका है। पहले 2400 था शुरू में। अभी वो 33,600 हो चुका है, प्लस हो चुका है और बढ़ेगा आगे चल के और बढ़ेगा। क्योंकि ये जो जितने भी डैम बन रहे हैं उसके जो बैक वाटर है ना, हाँ। वो बैक वाटर के कारण रास्ते जो है फैलते जा रहे हैं। तो आप कई सारे जंगलों में से भी गुजरे हो? हाँ, हाँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा भय टाइप का तो नहीं, यही तो प्लस पॉइंट है अपना। माँ का तो यही तो शक्ति है। हम लोग इन्होंने सुबह निकलता है, 1-1.5 घंटा पहले निकलता है, मैं 1.5 घंटा बाद निकलता हूँ, 2 घंटा बाद निकलता हूँ। हम दोनों रास्ते में अलग, खाली रात को सोते टाइम एक साथ सोते हैं और दोपहर का भोजन हो सके एक साथ, और नहीं तो रात को ही मिलता हूँ ज़्यादा से। दोनों अकेला चल रहा हूँ, घने जंगल के अंदर से चल रहा हूँ, अकेला ही चल रहा हूँ। मैं किसी को सामने खड़ा ही नहीं करता हूँ जब मैं चलता हूँ, क्योंकि भजन में तकलीफ होता है। भाई आप अकेले रहते हैं तो मैया का स्मरण अच्छा होता है। आप भजन करते करते जाओ। चित्त एकाग्र। हाँ, एक आदमी 2-4 लोग साथ चल रहे हैं तो फिर आप उसमें बातें बहुत सारी करने लगे। अनवांटेड टॉपिक्स पे बातें चलती हैं। आप भटक जाओगे। तो अपना उद्देश्य तो मैया का स्मरण और आध्यात्मिक ज़्यादा है। अच्छा, मैंने एक चीज सुनी है कि आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो तो आपको साक्षात माँ नर्मदा एक बार दर्शन देती है। हाँ देती है। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ? देखिए अब वो क्या है कि जब संकल्प लेते हैं तो पंडित जी आपको के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई देखिए आपकी यात्रा में आपको मैया मिलेगी। अब आप कितने सक्षम हैं कि मैया को पहचान पाएंगे, है ना? तो इसका एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इंसान जो भी व्यक्ति परिक्रमा कर रहा है उसको ऐसा लगता है अरे यार वो गुड़िया मिली थी यार, वो नर्मदा जी होंगी, वो अम्मा मिली थी और वो उसने ये मदद करी थी, वो शायद
नर्मदा जी की। और वो नर्मदा जी की खोज में ही लगा रहता है ना। और नर्मदा जी को खोजता है छोटी छोटी बच्चियों में, महिलाओं में, नारियों में, हाँ। है ना। और उसकी जो खोज है वो कंप्लीट होती ही नहीं। उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये नर्मदा जी है। और इस तरीके से फिर क्या है कि जो परिक्रमा कर रहा है गंगा, उसकी क्या है कि महिलाओं के प्रति, नारियों के प्रति जो सम्मान की भावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। वो हर नारी में नर्मदा देखता है, उसको ऐसा लगता है यार। और हम जब परिक्रमा पे चलते हैं तो हो सकता है कि किसी पुरुष को छोड़ देते हैं कि नर्मदे हर नहीं का, पर महिलाएं जितनी भी मिलती हैं, बच्चियां जितनी भी मिलती हैं, उनको जरूर नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर माई, ये करके उनसे संवाद जरूर करते हैं। और इस परिक्रमा का जो एक सबसे पॉजिटिव जो मुझे मुझे लग रहा है वो ये है कि आपकी नारी के प्रति जो सम्मान की भावना है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। मतलब आपको हर नारी नर्मदा जी की रूप में देखता है इंसान। और ये मतलब एक बहुत पॉजिटिव जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कि नारी के प्रति सम्मान की भावना आपकी बहुत बढ़ जाती है। आप मुझे अभी वेट कैमरे के पीछे कुछ बता रहे थे, बच्ची और गाय की। हाँ, मैं बच्ची को बात कर रहा हूँ। सुलपानी में मैं शाम तक 5:30 पौने 6 बज रहा है, मैं अकेला। तो मैं एक गांव से गुजर गया। गांव बोले तो उधर एक ही घर है, अच्छा उसको ही गांव बोलते हैं। अच्छा। तो मैं उधर से गुजरा, तो हाँ। उधर के एक पॉइंट में आया, देखा कि इधर ऐसा मतलब पहाड़ ऐसा नीचे खड़े, नीचे उतर गया। और उसके बाद बाजू में नदी, अपना एक छोटा सा नदी है। तो नदी को क्रॉस करके जाना है मुझे, मगर उतरूं कैसे? एकदम पूरा ऐसा खड़ा पत्थर है, पूरा पत्थर, उतरूं कैसे? तो दूसरा कोई रास्ता तो होगा। तो मुझे 2-3 चक्कर मार दिया, रास्ता नहीं मिल पाया। और बकायदा मैं डर गया, एकदम डर गया। मैं नर्मदे हर चिल्ला रहा हूँ उस जगह पे, कोई आवाज नहीं है। एक बच्ची है, उसका साथ और एक छोटी सी बच्ची है। तो मैंने बोला कि कैसे जाऊँ? वो उसका भाषा में बोल रहा है, मैं अपना उसका भाषा में, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। तो उस दूर उसकी मम्मी, उसका माँ जो है, माँ आई, तो सर पे कुछ भूजा लगा। तो मैंने उनसे दूर से पूछा कि कहाँ जाऊँ? उसको माँ ने ये बच्ची को उसका भाषा में बोला कि तू छोड़ के आ। वो छोड़ा नहीं, वो थोड़ा मुझे बोला कि तू आगे जा। मैंने बोला आगे तो गया। उसने मुझे ऐसा डांटा, ऐसा छोटी सी लड़की 5-6 साल की होगी, इतना डांटा मुझे उसका भाषा याद नहीं है, वो पता नहीं चला कि, मगर इतना उसका एटीट्यूड से मुझे पता चला कि वो मुझे डांट रही है। हाँ। बड़ी सी कड़क आवाज। हाँ, उतर। तो मैंने ना उसका आवाज से मैं घबरा गया। मैंने सीधा वो खड़े उधर से उतरने लगा। मैंने बोला जो भी होगा देखा जाएगा, मैं इधर से उतर गया। उतरने के बाद देखा तो हाथ दिखाया मुझे, जा सीधा जा। और मैं पीछे घूम के देखा, मेरे सामने नदी था। नदी में जाके देखा कि एक बूढ़ी माँ कुछ सब्जी उठा रहा था उधर से। तो मैं पीछे मुड़ के देखा, वो नहीं, चली गई। मुझे पता चला कि हाँ, ये माँ का एक रूप आया था और मुझे सपोर्ट करके गया, नहीं तो मैं ये खड़े पत्थर से नहीं उतर सकता था। ये मेरा एकदम दिल से अनुभव किया उस दिन, एकदम पक्का। और मेरा जोश उस समय इतना बढ़ गया कि मुझे मैया मिल गया। उसके बाद बूढ़ी माँ मिला। बूढ़ी माँ ने बोला कि ये इधर से तेरे को जाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। तो आप मतलब नर्मदा जी के किनारे चलते हैं या फिर शहर के बीच? नहीं, वो सुलपानी में कुछ जगह ऐसा है कि आपको
नदी पार कर। हाँ, नहीं, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब ये है कि भाई ये जो यात्रा है ये विभिन्न चरणों से गुजरती है। हाँ, क्योंकि है ना? इससे पहले इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लगातार तट मिलेंगे, लगातार आपको जंगल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर समय रहता है तो उस टाइम पे आप जंगल से गुजरते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर समय आता है तो आप तट से गुजरते हैं, एक पर्टिकुलर समय आता है तो आप पहाड़ियों को चढ़ते हैं, उतरते हैं, एक पर्टिकुलर समय आता है बहुत कुछ मिलेगा। तो आपको खेतों से पगडंडियों से गुजरना पड़ता है। फिर कोई पर्टिकुलर समय आता है कि फिर आपको एक समय आप मैया के तट के साथ साथ चल रहे हैं, फिर मैया से आप 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर हो जाते हैं, फिर आप 15 20 25 30 किलोमीटर यहाँ जो सिटी मालवा से आप 25 किलोमीटर दूर हो चुके हैं। हाँ। आई थिंक आपको जी। आवली घाट पड़ा होगा उसके बाद। नहीं, अभी क्या है कि अभी ये जो पुनासा डैम का जो बैक वाटर है हाँ। उसकी वजह से अपने को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से जाना पड़ेगा। अभी आपको लास्ट रोड कौन सा पकड़ मिला के था? जाना पड़ेगा। लास्ट हमने होशंगाबाद से हमने रूट चेंज कर लिया। क्योंकि हमें समय पे पहुंचना है, अच्छा। पूर्णिमा से पहले वो पहुंचना है। अपना तट से ही जा रहा है, मगर हम जो ना रोड पकड़ लिया ताकि जल्दी पहुंचे, पूर्णिमा में पहुंचे। हाँ, शरद पूर्णिमा पे हमने उठाई है। हाँ। और ये माघ महीने की जो पूर्णिमा आ रही है उसको उसको समापन करना है। तो थोड़ा मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा चल रहा है कि एक डेली अच्छा दिन हमको मिलेगा। हाँ एक अच्छा अच्छा दिन मिल जाएगा समापन के लिए। समापन जैसे के कि लिए। पूर्णिमा शरद माघी पूर्णिमा जो है तो वो एक अच्छा दिन है। जैसे कि शिवरात्रि एक अच्छा दिन है, तो बहुत आदमी शिवरात्रि के दिन भी आएगा। तो वो शिवरात्रि के दिन एक अच्छा दिन होता है कि तो हम लोग ऐसे ही करके एक दिन पकड़ा के ये दिन अच्छा है तो इस दिन जाके हम लोग समापन करेंगे। वैसे तो मैंने सुना है 3 साल 3 महीने 13 दिन में ये जो साधु संत होता है ना हाँ, वो करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो 3 साल 3 महीना वो एकादशी के दिन दशहरा के बाद जो एकादशी आता है उस दिन से परिक्रमा चालू करता है और दक्षिण तट में 2 चतुर्मासी करता है और उत्तरी तट में 2 चतुर्मासी अच्छा, तभी वो 3 साल लग जाते हैं। हाँ। और एक वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से ज़्यादा चलता है। चलता है। तो मतलब वो चतुर्मासी करते टाइम जो है हाँ। वहाँ पे ज्यादा टाइम उनका उधर 4 स्पेंड हो जाता महीना है। वो लोग रहता ही है। 4 महीना उस आश्रम में रहेगा और वो आश्रम ऐसा जगह पे होना चाहिए कि नदी के तट पे, मैया के तट पे। मैया के तट पे। तो मैया के तट पे ही वो कर पाएगा और उनका जो रूल्स रेगुलेशन है वो हम जैसा नहीं है। वो लोग 5 घर से भीख मांगेगा, मांगते हाँ, भीख मांगेगा, वो खुद बनाएगा, खुद ही खाए। खुद खाएगा और जिस आश्रम में रहेगा उस आश्रम का 24/7 सेवा में उसको देना ही है, सेवा देना ही है। उसके बाद वो तपस्या करे, ध्यान करे, जप करे, मगर उस आश्रम में भी उनका फैसिलिटीज देता है। आश्रम गृहस्थ के लिए थोड़ी वो मुश्किल। हाँ, हम गृहस्थ तो है तो हम लोगों के लिए ये संभव नहीं है। 3.5 साल हम लोगों के लिए संभव थोड़ा ये लगता है। खाली जो लोग संन्यास है, संन्यास ले चुके हैं वही लोग करते हैं। ये बहुत बड़ा परिक्रमा है। तो इसके परिक्रमा के पश्चात आपका क्या प्लान है थोड़ा? देखिए, परिक्रमा का समापन हो रहा है। परिक्रमा समापन होने से बाद में आपने इस परिक्रमा से क्या क्या ज्ञान अर्जित किया, हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। ये परिक्रमा कर लिए तो परिक्रमा कोई आप खेलने कूदने के हिसाब से तो आए नहीं थे, है ना। कुछ अर्जित करना था आपको, उसमें आप कहाँ तक कामयाब हुए, है ना। तो क्या मैया से क्या सीख के आप जा रहे हो, तो क्या जो सीख के जा रहे हो उसको आप अपने डे टू डे के जो रूटीन है उसमें भी इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। यहाँ तो 4 महीने से हम बड़े अनुशासित होके जो परिक्रमा के नियम कायदे कानून हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं। यही नियम कायदे कानून हैं, क्या आप जब वापस अपनी गृहस्थी में जाएंगे तो उसको कायम रख पाएंगे? मगर उसका टेक्निक बदल जाएगा। हम तो कायम रखना है, इधर का सब कुछ कायम रखना है, मगर उधर जाके हम जिस टेक्निक से हम इधर चल रहे हैं वो टेक्निक घर में जाके नहीं चलेगा।
घर में सबको खुश रखना पड़ेगा ना। हम 5 बजे उठ के ठंड करूँगा तो घर वाले सब यार ये क्या कर रहा है। नहीं तो घंटी बजाना और ये सब तो कोई अध्यात्म है ही नहीं। नहीं जो भी हो अपना देखो, अपना अभी देखो झूठ नहीं बोलता हूँ, इसके लिए चुपचाप रहता हूँ और ज़्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि ध्यान हमेशा भजन करते रहता हूँ। तो ये सब चीज़ उस दिन उधर घर में जाके भी वो अभ्यास रह जाता है। तो उसको हमको थोड़ा साइलेंट करना पड़ेगा, खुद को साइलेंट करना पड़ेगा, तब जाके घर वालों से भी एडजस्ट हो जाएंगे। और घर वाले से तो कितना टाइम मिलूंगा, चलो रात को सोते टाइम मिलूंगा, ज़्यादातर अपना कॉलीग से ही मिलूंगा, दोस्तों से ही मिल के रहूँगा। तो उनके साथ उनका जो व्यवहार है वो भी मुझे थोड़ा दिन परेशान करेगा। उनका जो नॉर्मल भाषा वो भी मुझे परेशान करेगा। तो अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अच्छा, तो एक छोटा सा संदेश जो आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। मैं देखिए, मैं 55 साल की उम्र में ये यात्रा परिक्रमा किया, तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि 55 साल अपन ने जो किया वो सब कुछ सही नहीं है। क्योंकि अब जो ज़िंदगी का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। बदलेगा ये कि अभी तक अपन संग्रह की प्रवृत्ति अपना रखी थी, है ना, कि भाई अपन अपने परिवार का, अपने बच्चों का या जो भी है इनके भविष्य को सुरक्षित करना है, तो अपन समेटने में लगे रहते हैं, है ना। और इस परिक्रमा में हमने देखा कि जो सेवा हो रही है और कई ऐसे लोगों को नर्मदा परिक्रमा का हिस्सा बनते हुए, कुछ डोनेट करते हुए, कुछ अपनी मदद मतलब फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे हैं तो अपने समय का दान कर रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा, है ना। तो अपने को ऐसा लगता है यार कि अपन अपने लिए तो बहुत कुछ करते रहे, पर अपन ने समाज के लिए क्या किया, अपन ने गरीबों के लिए क्या किया, अब अपन ने बच्चियों के लिए, छोटी छोटी या जो भी बच्चियाँ होती हैं उनके लिए क्या किया। ऐसा लगता है कि अभी तक तो अपन सिर्फ अपने लिए जीते रहे, अपने लिए जीते रहे, अपनों के लिए जीते रहे। अब अपने को ये जो जीवन का जो बचा हुआ समय है, ठीक है, अपनी ज़रूरतें तो पूरी होती रहेंगी, पर ज़रूरतमंदों की मदद करना, थोड़ा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना, ये समझ में आ रहा है। जी, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, इन्होंने जो बोला है सब कुछ बोल दिया। मैं खाली इतना ही बोलूँगा कि 55 में परिक्रमा मत करो। अच्छा, 55 में परिक्रमा करो। बचपन में परिक्रमा करो। तो 55 में हमारा जो सोच आया ना, वो अगर 30-35 में करता था तो मैं आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाता था। और ये अपना शरीर भी साथ देता है। जी, शरीर भी साथ देता है। आज मैं 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल पा रहा हूँ। अगर 25-30 में करता था, 25 साल उम्र में या 30 साल उम्र में करता था, तो मैं 50 किलोमीटर चल सकता था और मेरा ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत बहुत फायदा होता था। और मेरा सबसे बड़ा बात क्या है कि मैं आज सेवा भाव जो आज 55 का उम्र में आया, वो मुझे 25 साल के उम्र में आ जाता था। मतलब ये जो भाव आपको अभी आ रहा, वो आपको उस समय आ जाता तो आज कुछ और होती है आपकी लाइफ, और भी आगे बढ़ जाता था मैं, है ना। तो मैं परिक्रमा के लिए सबको आपके द्वारा, आपका चैनल के जरिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग आइए, परिक्रमा करिए और सेवा करिए, और थोड़ा उम्र के हिसाब से चलिए कि जितना कम उम्र होगा उतना अच्छा है ये इस परिक्रमा में। अच्छा, मतलब यंग एज में आप कर लो। लेकिन यंगस्टर जो है वो अध्यात्म की रुचि कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बच्चे लड़का लोग भी आ रहा है। परिक्रमा का मतलब ये नहीं है कि खाली बुढ़ापे में परिक्रमा। आप हमारा ये सोच गलत है, ये सोच को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यूथ तो मतलब इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ना। अब कहीं ना कहीं देखिए कि
17-18 साल 20 साल के बच्चे को आप ले लीजिए, 25 साल का एक व्यक्ति को ले लीजिए, वो यही लाइफ एंजॉय करना चाहता है कि सुबह ऑफिस जाए, हर पैसा कमाए, एंजॉय करे। वो तो स्वाभाविक है, उसको सबको चलने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, आप उसको नाकार नहीं कर सकते हो। आप मैं जब अभी परिक्रमा छोड़ के जाऊंगा तो मुझे पैसा कमाने के लिए निकलना ही पड़ेगा, जितना भी पापड़ बेलना है वो सब करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या अपना मतलब आध्यात्मिकता छोड़ दूं? नहीं। लेकिन विश्वास ना जो वो परिक्रमा होगा और बढ़ेगा। अब पहले कितने आदमी साधु संत लोग परिक्रमा करते थे, अभी क्या कर रहा है, अभी पब्लिक भी आ गया। अभी पहले मराठी और एमपी के लोग ही परिक्रमा करते थे और गुजरात के 2-4। हाँ, जहाँ पे नर्मदा जी। हाँ, तो मैं अगर नॉर्थ ईस्ट का आया हूँ एक जान के, तो मेरा चेहरा देख के और 10 आएगा, तो ऐसा बढ़ता रहेगा। अब फौजी भाई को देख के अब और 10 आदमी आएगा। हाँ। इनका तो पूरा इंडिया में इसका पूरा फील्ड है, इनका तो पूरा इंडिया में फील्ड है। मेरा सर्कल बड़ा है, इनका सर्कल बहुत बड़ा है, तो इनको बड़ा इसलिए है कि भाई बहुत इंस्पायर हो पूरे ऑल ओवर इंडिया से मेरे साथ हाँ। जॉब किए हुए हैं फौज वाले, तो प्राइवेट सेक्टर में काफी लोग मेरे साथ रहे हैं। इनका सर्कल बहुत बड़ा है, तो और भी आएगा। और जैसा आपने कहा ना कि भाई जो जवान बच्चे हैं वो तो अध्यात्म की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं रहता है, पर ये जो परिक्रमा है ये सबको झुकाव रहता है। इसके अंदर बहुत कुछ है, मतलब इसमें एडवेंचर भी है, इसके अंदर आपका फिजिकल फिटनेस भी है ना, समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यंग जनरेशन को डिसिप्लिन बनाएगी, उसमें उनमें डिसिप्लिन लाएगी, उनको फिजिकली स्ट्रांग बनाएगी, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। क्या जो मैंने आपसे कहा ना कि भाई अपन अनवांटेड थॉट्स अपने दिमाग में आते हैं उनसे दूर, ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों से वो दूर जाएंगे, दूर हो गया। क्योंकि मैया के प्रति उनका भी विश्वास बढ़ेगा ना, क्योंकि वो भी ऐसे जो चमत्कार हमने देखे हैं वो भी उसका आभास उसको करेंगे देखना ही है, देखना ही है। वो जब इस पद पे जो आएगा ना, तो उसको देखना ही है, माने वो ना चाहते हुए भी दिखेगा। हाँ। अच्छा। जी जी, वो ना चाहते हुए भी दिखेगा। मैं लिख के देता हूँ, मैया साक्षात है, मैया साक्षात है। लिख के देता हूँ। तो यहाँ के आपको लोगों के थोड़े बारे में बताइए कि लोग कैसे मिले। अरे क्या बोलूं, उसको मेरा कटी प्रणाम इधर के वाले पूरे नर्मदा नर्मदा तट पे सारे नर्मदा किनारे सारे पूरे नर्मदा किनारे जितने लोग हैं सबको मेरा कटी प्रणाम। इतना सेवा, मैं तो पूरा विदेशों को आह्वान करता हूँ, आओ विदेशियों, हमारा इंडिया में क्या है देख के जाओ, एक बार नर्मदा परिक्रमा करके जाओ। सब मतलब आप 3500 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद भी आप इस परिक्रमा को कर सकते हैं। और वो सब पूरा नर्मदा खंड के जितने भी रहने वाले हैं उनकी वजह। मैं ठंड में कप रहा था, मेरा स्वेटर नहीं था, ये बाबा ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया, बाबा आप एक खरीद के दे रहा हूँ, ले लो। मैंने बोला नहीं। परमहंस आश्रम जबलपुर परमहंस आश्रम में मैं इसी ड्रेस में था, तो एक बाबा ने मुझे बोला आप तो काँप रहे हो, तो मैंने बोला हाँ बहुत ठंड है आज, तो मैं इधर आओ मेरे साथ। तो उन्होंने लेके गया उनके पास, लेके जाके एक ऐसा न्यू ब्रांडेड एक स्वेटर दिया, तो वही सुबह पहन के, तो वो इनके ही साइज का, और एक ही पीस था और मेरा साइज का। अच्छा। ये भी संयोग की बात रही। तो मैं कैसे मैं नेगेटिव बात सोचूं, बोलो आप। मेरे साथ बोला ना, मैंने हर रोज मेरा एक्सपीरियंस, मेरा कूट के मैं अहंकारी हो गया। मेरा माँ मेरे साथ है इस चीज के लिए, मैं दूसरा चीज का अहंकार नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरा माँ मेरे साथ है इसका अहंकार है। मैं बहुत घमंडी हो गया मैं इस जगह पे। सही है।
तो अगर शिवनी मालवा में आपको कोई त्रुटि हुई हो सेवा में, नहीं, नहीं 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 नहीं, ये तो माँ का कहीं ही नहीं। शायद माँ का ही एक वो, आपको जरिया बना के हम लोगों के पास भेजा है। नहीं तो हम इंटरव्यू वगैरह या इन चीजों में कहीं इंटरेस्ट लेते ही नहीं, हाँ, नहीं। कि रास्ते में बहुत मिलता है, बाबा कुछ बोलो नहीं, एक बार दिया था और आपको दिया अच्छा। बस। हमें भी आप मतलब हम चाय पी के आ रहे थे उधर घूम के यहाँ से, जी जी तो रास्ते में बाबा मिले तो हमने पूछा आप कहाँ रुकेंगे, तो बोले नहीं पता। तो यहाँ व्यवस्था कराती है मंदिर समिति जो है। हाँ तो मेरा बात सुन के आपको पता चल गया ना मैं हाँ। क्यों बोला, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया। हाँ मतलब इतना कॉन्फिडेंस से बोला आपने कि अब वो जहाँ देखेंगे कहीं करा दे। वो तो हमें पता है कि व्यवस्था तो होनी है, व्यवस्था होनी है। पर वो कहाँ होनी है वो मैया जानती है, हमें नहीं पता है। हमें टाइम पे मालूम पड़ जाएगा कि आज आपको यहाँ रात गुजारनी है, आज आपका भोजन यहाँ पर है। जी बहुत अच्छा लगा आपसे आपसे भी बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। नर्मदे है, इतना ही कह सकते हैं हम। नर्मदे आई होप कि आपको एपिसोड में मजा आया होगा। परिक्रमा का अनुभव उनके विचार में था, इसलिए आपको हो सकता है कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीज नहीं आई हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, लाइक भी जरूर कर दिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीताराम।